हाँ, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मतलब मोस्टली एक बार जो जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं उन सारे पॉइंट को हम एक एक करके बस रिव्यू करेंगे ज़्यादा बेटर है रेदर देन कि पूरा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि लाइक कोई भी पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर 3 4 5 मिनट का टाइम होगा तो चलो ठीक है, अगर ज़्यादा थोड़ा एक्सटेंडेड टाइम होगा क्योंकि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ छोटे छोटे थ्योरी है और कुछ बहुत ही बड़े टाइप की थ्योरी है। सो जो बड़ा थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने में कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा। सो बेटर होगा कि उसको उतना डिटेल में एक्सप्लेन ना करके उसका एक अलग से एक्सप्लेनर वीडियो डाल सकते हैं। अगर कोई मान लो तुम में से जो लोग अभी लाइव लेक्चर में नहीं है और रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, इन केस कि रिकॉर्डिंग से भी कवर कर रहे इस टॉपिक को, तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर वीडियो बता करके डाल देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट तुम लोग को अगर किसी भी चैप्टर में कोई भी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे कुछ अलग से एक वीडियो बनवा करके डालवाना है कि सर इस टॉपिक का वीडियो, या लाइक पहले से कहीं पे वीडियो बना होगा मेरा, अगर उन टॉपिक्स का वीडियो भी तुमको चाहिए जो तुमको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमको तो पता है कि हम कौन से बैच में किस ऑर्डर में मोस्टली पढ़ा रखे हैं। सो फिर बता देना, उसको थोड़ा रिसर्च करके थोड़ा सर्च करके उसका स्निपेट बना करके वहाँ पे शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो एडिशन कंपाउंड ये सब तो बहुत बेकार बेकार चीज़ है, इसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना। डबल सॉल्ट क्या होता है मालूम होना चाहिए आपको। सो मोस्टली ये चीज़ ध्यान रखना, पोटाश एलम का फॉर्मूला कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। नाम याद रखना, पोटाश एलम, ये हम लोग के उसमें भी आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब हम लोग सॉल्ट एनालिसिस पढ़ते तब भी वहाँ पे हम लोग इस चीज़ का यूज़ किया करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है अब तक आपको मालूम है। सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है पता है, चिलेट मेरे हिसाब से याद होना चाहिए। जब भी कभी एक मल्टी डेंटेड लिगेंड रहेगा, पॉलीडेंटेड लिगेंड रहेगा, तो बेसिकली मेटल वाले पार्ट को दो तरफ से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। सो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा तो इस चीज को हम लोग चिलेशन बोल सकते हैं, और ये जो लिगेंड है इसको हम लोग चिलेट बोला करते हैं, चिलेट लिगेंड बोला करते हैं। सो जब भी कभी बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होंगे तब उस केस में चिलेशन इफेक्ट होगा। ऑल्दो आगे थोड़ा ध्यान रखना, चिलेशन इफेक्ट का एक छोटा सा एप्लीकेशन भी है जो हम लोग डिस्कशन में यूज करेंगे। आगे चलते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बस वहाँ पे लिगेंड की जगह पे वर्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। सो एम्बीडेंटेड मतलब जहाँ पे दो जगह से डोनर साइट है। अगर दो डोनर साइट होगा तो उसको एम्बीडेंट बोल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि वो दोनों रेजोनेंस में नहीं रहने चाहिए, डोनर साइड डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। जैसे मान लो हम लोग अगर ये कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, जैसे NO2 माइनस है, सो NO2 माइनस वाले पार्ट में यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ न्यूट्रल एटम है ऑक्सीजन का, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। सो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 डोनर साइट है, पहला ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन दोनों रेजोनेंस में जाएगा तो दोनों सेम ही टाइप का आ जाएगा। सो इसीलिए ओवरऑल डोनर साइट यहाँ पे दो ही यूनिक निकल के आया, तो इसको हम लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड बोला कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बस नियरेस्ट नेबर। सो मेटल से जो एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होगा उससे नियरेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, दैट विल बी इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। यही सॉलिड स्टेट में भी आता था, वही चीज यहाँ पे भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबको आता होगा, बहुत ही बेसिक चीज है। इसके लिए आपको लिगेंड्स के ऊपर का चार्ज याद रखना पड़ेगा। सो कुछ सर्टेन लिगेंड्स हैं, उसका नाम, उसका फॉर्मूला, उसके ऊपर चार्ज, क्योंकि कभी कभी ऐसे सवाल आए हैं जहाँ पे सीधा लिगेंड ही पूछ लिया गया है कि ये लिगेंड क्या होता है। सो आपको लिगेंड का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। जैसे बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल ये सब याद रखने लायक, EDTA, ग्लाइऑक्सीमेट में हम लोग ग्लाइऑक्सीमेटो वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं, ऑक्सीलेट आयन वाले पार्ट में OX वर्ड से एसोसिएशन करते हैं। तो ये सब लिगेंड्स के नाम और उसके स्ट्रक्चर्स, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, ये प्रॉपरली याद होना चाहिए। ये मतलब मल्टीपल फेजेस में काम आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में काम आता है। दूसरा कभी कभी डायरेक्टली उस पर स्ट्रक्चर पूछा जाता है, ये मालूम होना चाहिए कि उसके स्ट्रक्चर में सिंगल डेंटिसिटी है कि मल्टीपल डेंटिसिटी है, उससे चिलेशन इफेक्ट समझ में आता है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में या फिर किसी और भी चीज़ में आपको जब तक लीगेंड का स्ट्रक्चर नहीं मालूम होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ये आपको मालूम होना चाहिए। सो काइंड ऑफ एक लिस्ट दे रखा है यहाँ पे, इस लिस्ट को आपको याद कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत ही सजेस्टेबल होगा। ये लिस्ट बहुत ही स्टैंडर्ड लिस्ट है, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं। आपको प्रॉपरली इसमें चीज़ें मालूम होनी चाहिए, स्पेशली इसमें कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। जैसे NO वाले पार्ट में NO प्लस कब होता है और NO कब होता है, एक सॉल्ट एनालिसिस कंपाउंड है, उसको पार्टिकुलरली याद रखने की कोशिश करना।
कॉमन चिलेटिंग अमाइन फिर वही चीजें हैं, ये सब स्ट्रक्चर देख लो, मोस्टली आपको देख के समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन कौन से लिगेंड्स अपने काम के हैं, कौन कौन से लिगेंड्स काम के नहीं है। ऑल्दो मोस्टली जो नाम है वो सब कॉमन है, तो उसको ज्यादा लाइक जैसे इथाइलिन डाइमीन ये तो कॉमन नेम है, प्रोपेन प्रोपीन डाइमीन ये सब कॉमन नेम है। लाइक इसमें तो आप स्ट्रक्चर खुद से सोच भी सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स में जैसे EDTA है, ये सब स्ट्रक्चर्स देखते ही रिकॉग्नाइजेबल होने चाहिए, और साथ ही साथ ये सब स्ट्रक्चर्स आपको मालूम होने चाहिए प्रॉपर वे में। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हैं चीजें। यहाँ पे कोटेशन कंपाउंड इतना भी समझने का बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मोस्टली इसमें इंफॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा, समझ लो एक बार कैसा होता है। कुछ चीजें हैं जो थोड़ी लॉजिकल हैं, बट वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग समझ के भी चीजें याद ही रखें तो ज्यादा सुटेबल है। जैसे भी लास्ट क्लास में या उससे पहले क्लास में मैंने बताया था कि स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ज्यादा मैटर करेगा। जहां पे आप 5 सेकंड भी बचा सकते हैं मेंस से, वो बहुत मैटर करता है। लोगों को लगता है कि इसको तो सर जनरली ऐसा भी कर सकते हैं, करने को हजार चीजें आप कर सकते हैं, बट फिर आपको डिसीजन मेकिंग करना है कि हमको अपना टाइम बचाना है कि नहीं बचाना है। जैसे हम लोग के टाइम पे, जैसे मैंने भी बोला था कि मेंस में एडवांस में हम लोग का हमेशा सेम नंबर आता था, मतलब IIEEE में और IIT में, क्योंकि हम लोग हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल इस तरीके से देखना प्रेफर करते थे कि क्वेश्चन में क्या ऐसा पॉइंट है जिसमें हम लोग गलती कर दें। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही एकदम बिल्कुल स्लो तरीके से पढ़ते थे, एक एक वर्ड को ढंग से हैंडल करने की कोशिश करते थे। सो गलती के स्कोप कम होते थे, लाइक 10-12 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो भी लाइक गलत क्या होता था, कुछ ऐसी चीजें थी जो पता ही नहीं है या फिर याद ही नहीं है। सो अदरवाइज नॉर्मली क्वेश्चन गलत नहीं होते थे। सो मेंस में ऐसा वर्क नहीं करता। अगर आपको मेंस में अच्छा स्कोर करना है, आपको दिख रहा है कि भाई मेरा एडवांस वगैरह भी हिला हुआ है, अभी उसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, मेंस में अच्छा स्कोर करना है, तो आपके लिए 5-5, 10-10 सेकंड भी मैटर करेगा, क्योंकि आप उतने में आराम से 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। सो 3-4 क्वेश्चन से भी अगर आप 5-10 सेकंड बचा लिए तो आप एक क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा टाइम बचा लिए। सो ये सब इन्फॉर्मेशन जितना हो सकता है रट लो। रटना इज लाइक सिंपली मेहनत की चीज है। लोग मेहनत से भागते इसलिए लगता है कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। हम भी ऐसा ही है, हम भी खुद बोला करते हैं केमिस्ट्री में इसको इस तरीके से समझो, लेकिन जब बोल रहे रटो, इसका मतलब रटो, उसमें समझना इज नॉट अ सोल्यूशन, समझने के साथ साथ आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे ये स्ट्रक्चर है, आपको प्रॉपर्ली मालूम होना चाहिए। तो कुछ ऐसे नाम है जो पूछे जा चुके हैं, पहले ही पूछे जा चुके हैं, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, ये सब स्ट्रक्चर्स याद रख लो। इसके बाद होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक, ये सब खैर सिंपल सी चीज है, जैसे इसमें मतलब पढ़ लो, ये इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में खैर दिया नहीं है, इसमें दे रखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ही डोनर एटम है तो उसको हम होमोलिप्टिक बोला करते हैं, अगर 2 टाइप के लिगेंड्स हो गए तो उसको हम लोग हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोल सकते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। फिर एक छोटा सा नोमेनक्लेचर का पार्ट है मेरे हिसाब से, ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर में क्या हो गया भाई, किसी कोई दिक्कत? होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में। हाँ सर, मतलब और एक दो बार क्वेश्चन भी देखे होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक, कहाँ पे देखा है? तो मतलब क्वेश्चन तो आता है कि नहीं, हमको तो पता है होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक क्या होता है, हम भी बता दिए कि ऐसा होता है, लेकिन हमको नहीं लगता कि एनसीईआरटी में दिया, किसी क्वेश्चन में दिया हो तो मे बी मेरे से मिस हो रखा है। डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, डिफाइन किया हुआ है, अच्छा ठीक है, पढ़ लेंगे हम एनसीईआरटी, ऑल्दो हम एनसीईआरटी से इसको पढ़े नहीं है, मतलब बहुत पहले का जो मेरे दिमाग में है, हम इसको जेडीली से ही पढ़े थे, बहुत सिंपलिस्टिक था, और ये टॉपिक ऐसा था लाइक आपको याद ही रहेगा, होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक कोई बहुत बड़ा भारी चीज है नहीं। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में रूल्स फिर वही है, जब एक्सप्लेन करेंगे तो वो तो आपको डिसेंटली 1 घंटा का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एक रूल्स है। सो मेरे हिसाब से इस टॉपिक को तो क्वेश्चन के थ्रू सीखो तो ज़्यादा बेटर है। और नोमेनक्लेचर तो इस साल हम सजेशन देंगे कि एट एनी कॉस्ट अच्छे से करके जाना, इसका भी नोमेनक्लेचर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी नोमेनक्लेचर, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं कि नोमेनक्लेचर का एक सवाल आएगा ही आएगा। दोनों टॉपिक का मिला के एक सवाल तो नोमेनक्लेचर का आना ही आना है, हमको ऐसा फील होता है, तो इसलिए नोमेनक्लेचर अच्छे से करके जाना। उसमें ये नहीं कि याद नहीं आया कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इस तरह का बेवकूफ़ी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि दोनों नोमेनक्लेचर ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, थोड़े से वेरिएशन के साथ। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, थोड़ा सा एक वेरिएशन है, बस उन वेरिएशंस को अगर आप ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा। अब उसमें जैसे मोनोन्यूक्लियर है, मोनोन्यूक्लियर क्या होता है, जिसमें एक ही सेंट्रल मेटल दे रखा, मोस्टली हम लोग इसी से मतलब है, लेकिन स्टिल जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी थोड़ा सीख लेना, उसके आंसर्स के थ्रू उसको सीखने की कोशिश कर लेना कि अगर 2 सेंट्रल मेटल होगा तो उसको नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ये ऑल्दो दिया नहीं है, बट स्टिल हम सजेशन है कि इसके 3-4 एग्जांपल्स को देखना, उससे आप गेस कर लेंगे
कि ब्रिज लिगेंड के केस में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं और उसको कंप्लीट करके रख लो। मतलब इसमें डाई सेंट्रल एटम वाला केस, मतलब 2 सेंट्रल एटम वाले केस को छोड़ना नहीं, उसको भी कंप्लीट करके रख लेना। इसके बाद से मेन पार्ट शुरू होता है आपका वर्नर थ्योरी का। वर्नर थ्योरी, ईएन रूल, ये 2-3 छोटे छोटे थ्योरी थे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए दिए गए थे। तो सबसे शुरुआत में था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। लाइक सबसे शुरुआत में लिखा था सिंपल सॉल्ट है और दूसरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अब सिंपल सॉल्ट तो ये कि जैसे इसको हम लोग वाटर में डालें, जैसे NaCl है, अगर उसको वाटर में डालें तो Na+ और Cl- हम लोग को मिल जाएगा और उसको प्रॉपर्टीज में मिल जाएंगे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, जब इसको हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये डिसोसिएट नहीं कर रहा, और डिसोसिएट क्योंकि नहीं कर रहा तो इसके सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी हम लोग को शो भी नहीं हो रहा है। सो वहां से आया कि चलो कुछ तो हम लोग मतलब कुछ तो डिस्कशन कर पाए कि ऐसा क्या कॉम्प्लेक्स है जो डिसोसिएट नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा डिसोसिएट तो इसके बारे में हम लोग क्या क्या चीजें बोल सकते हैं। तो उसमें ऐसा बोला है कि भाई 2 तरह के वैलेंसीज होते हैं, एक को हम लोग प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे और दूसरे को हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी बोलेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी वाला पार्ट हम लोगों के जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको सेटिस्फाई करेगा। प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मली हम लोग के चार्ज को सेटिस्फाई करेगा, और उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों, कुछ आयंस ऐसे हों जो चार्ज और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों को सेटिस्फाई करे, जैसे ऊपर वाले ही केस है। तो ऊपर वाले केस में अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये जो नेट चार्ज है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के चार्ज के ऊपर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि ये 0 चार्ज में नहीं है। तो 6 लिगेंड्स हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। और साथ ही साथ नेट चार्ज कैलकुलेशन में या नेट चार्ज बनाने में कोऑर्डिनेशन Cn- मतलब साइनाइड आयन का भी रोल है। सो साइनाइड प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों के जैसा बिहेव करता है। एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दे रखा। ऑक्सीडेशन स्टेट corresponds to the oxidation of state of the metal ions, also called principal ionizable और आयनिक वैलेंसी। आयनाइजेबल का मतलब जिसको आयन के फॉर्मेट में हम लोग रख सकते हैं। प्रिंसिपल वर्ड थोड़ा नया है, बट याद रख लो कि इसको हम लोग प्राइमरी बोले या प्रिंसिपल बोले, दोनों सिमिलर टाइप का चीज है। आयनिक वैलेंसी बेसिक समझ में आता है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। सेकेंडरी वैलेंसी एक्सप्लेन कर दिया हम लोगों ने, बहुत बेसिक्स की चीज है। इसके बाद दूसरा एक छोटा सा रूल है EN रूल। ऑल्दो इन दोनों थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या है, जब हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। बहुत बेसिक चीज है, बट क्वेश्चन में हम लोग इसका एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस में या सॉलिबिलिटी के क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग वर्नर थ्योरी को एक्सप्लेन किया करते हैं। दूसरा है EN रूल। सो जैसे हम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग होता है, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग लेविस रूल की बात करते हैं, लेविस ऑक्टेट रूल। वहाँ ये बोलता है कि ऑक्टेट कंप्लीशन होने से स्टेबिलिटी बढ़ता है। कोई भी मॉलिक्यूल बॉन्ड क्यों बनाता है, ताकि ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाए। सो ऑक्टेट कंप्लीशन होने से हम लोगों का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। सिमिलर टाइप का कंसेप्ट ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। बेसिकली ये बोला जाता है कि जो हम लोग के नोबल गैस कन्फिगरेशंस हैं, अगर एलिमेंट उन नोबल गैस कन्फिगरेशंस में आ जाए तो हम लोग का, अब नोबल गैस कन्फिगरेशन का सिंपल सा मतलब है जो हम लोग बचपन से सीख रहे थे, इस सेंस में सीखा करो, KLMN 2 ऑक्टेट के लिए, मतलब नोबल गैस कन्फिगरेशन 8 नोबल गैस कन्फिगरेशन, इसके बाद 18, उसके बाद 32 के बाद क्या होता है, कुछ याद है? याद रखो पीरियड टेबल में सवाल पूछा जाता है कि एलिमेंट कौन से एलिमेंट कौन से पीरियड में लाई करेगा। वहां पे कभी कभी कुछ एक नंबर भी होता है, नंबर हम भूल रहे हैं, मैजिक नंबर है पता नहीं, इस तरह का कुछ नंबर्स बोलते हैं, वो वर्ड में एग्जैक्टली भूल रहे हैं थोड़ा। खैर, सो बेसिकली हम लोगों का EN का एक छोटा सा कैलकुलेशन है, और उसमें हम लोग नॉर्मली ये चीज कंसिडर करते हैं कि अगर 36 होता है ना नंबर, 36, 52 और 86, 76, पता नहीं क्या होता है नंबर, भूल रहे हो। FeCO5 26 प्लस 5 36 36। दूसरा नंबर होता है, इसमें 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 54, और इसमें 18 अगर ऐड करेंगे तो कितना आता है, नहीं 72 नहीं होता है, इसमें 32 ऐड करेंगे तो 86। ठीक है, सो 36, 54 और 86, ये नंबर एक बार कोई रिकॉल करा देना, हम थोड़ा मेरे दिमाग से निकला हुआ है। सो पहला तो 36 है, दूसरा 54 है, और तीसरा शायद 86 होता है। ये तीसरा नंबर हमको थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, मेरे दिमाग से उतरा हुआ है। खैर, जिन एलिमेंट्स में EAN वैल्यू, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू, अगर ये रहेगा वो
या जिन कंपाउंड्स में EN वैल्यू रहेगा वो कंपाउंड स्टेबल नेचर के होंगे। ये कैलकुलेट कैसे करें? तो जैसे ये फॉर्मूला जो दे रखा है पीछे, इस सेंस में ज़्यादा काम मत करना। ये फॉर्मूला दे रखा है, ठीक चीज़ है, बट सिंपल सा चीज़ है। हम लोग इस सेंस में ना बात करके सीधा ये सोचे कि सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स इट। सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब जैसे मान लो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल बोला, सो मान लेते हैं किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर 26 है, तो वहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब उसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हट गया, +2 चार्ज है, इसका मतलब इसको माइनस कर लिया, सो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, 24 बचा। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, हर एक लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर 4 लिगेंड आए मतलब 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया। सो यहाँ से -2 हटा लिया, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू हम लोग का +6 करना है, 32 का वैल्यू आ जाएगा। सो बेसिकली आपको ये नहीं सोचना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, बस ये सोचना है कि सेंट्रल मेटल के ऊपर टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल के आ रहे हैं। इस सेंस में अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा सुटेबल होगा रेदर देन कि हम लोग उसको फॉर्मूले के सेंस में याद रखें। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कुछ नहीं है, बस सेंट्रल मेटल को हम लोग नोबल गैस कन्फिग्रेशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्यों हम बोल रहे हैं बार बार वर्ड, तो ऐसा सोच सकते हैं जैसे 36 का जो वैल्यू है 18 तक तो हटा ही देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 18 के बाद 4s2 होता है, फिर 3d6 होता है, सॉरी 3d10 होता है, यहाँ से 30 का नंबर आ गया, फिर उसके बाद 4p6 है। सो NH2 NP6, दिस इज द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। सो इसीलिए 30 के बाद जो 36 वाला नंबर है ये हम लोग का नोबल गैस कन्फिग्रेशन होगा। सो नोबल गैस कन्फिग्रेशन या नोबल गैस के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होने पे सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करेगा। ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, टू अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन दिस दैट, इसलिए 36 उसमें 18 ऐड किया 54, और बाकी उसके बाद 86 ही होता है जहां तक हमको वैल्यू याद आ रहा है, बट एनीवे तुम लोग चेक कर लो कि ये वैल्यू क्या होता है। हम थोड़ा से उसमें 86 मतलब हम उसको मैथमेटिकली उतना याद नहीं रखते हैं क्योंकि मेरे लिए वर्थलेस है ये चीज, और हम बहुत सालों से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी नहीं देखा है, सो इसीलिए बेसिकली वो नंबर मेरे दिमाग से थोड़ा निकल रहा है, बस वो लॉजिक पता है कि इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। खैर, आपको नंबर याद होना चाहिए। सो जिन एलिमेंट्स में EN वैल्यू या 3 वैल्यूज पे होंगे, उन तीनों मतलब उन एलिमेंट्स को हम लोग या उन कंपाउंड्स को हम लोग थोड़ा स्टेबल मानेंगे। इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है जो याद रखना चाहिए, उसमें दे नहीं रखा, बट मेरे हिसाब से वर्थ डिस्कशन है। इसका एक एप्लीकेशन ऐसा सोच सकते हैं, जैसे मान लो कि MnCO5 है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 25। 25, जस्ट कार्बन के पहले आता है। सो अगर MnCO5 लें, 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका मतलब मैंगनीज से कोई भी इलेक्ट्रॉन हटा ही नहीं है। सो मैंगनीज के ऊपर 25 इलेक्ट्रॉन जैसा था वैसे ही इंटैक्ट रहेगा, और 5 कार्बोनिल कंपाउंड है या 5 कार्बोनिल ग्रुप हैं, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। सो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी EN वैल्यू 35 हो गया। लेकिन ये एलिमेंट 36 पे जाने के लिए परेशान होगा क्योंकि 36 पे जाने पे इसको स्टेबिलिटी मिल रहा है। सो बचपन से अभी तक हम लोग जितना भी डिस्कशन किए हैं हर जगह पे यही बात है, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सिस्टम, कोई भी रिएक्शन अपने ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, वो जैसे भी कर ले। सो अगर 35 को 36 में कन्वर्ट करना है तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हम लोग का वैल्यू 36 हो जाएगा। हम लोग अगर इस कंपाउंड में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मतलब इस कंपाउंड का रिडक्शन करा रहे हैं, जब कंपाउंड खुद को रिड्यूस करता है तो फिर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। सो ये भी एक सवाल का पार्ट होगा कि एलिमेंट किस तरीके का बिहेवियर शो कर सकता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम लोग डाइमराइजेशन करते हैं। बेसिकली जो ब्रिज लिगेंड होगा वो ब्रिज लिगेंड वाले पार्ट के इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ शेयर्ड हो जाएगा। सो ऐसे केस फिर हम लोगों का दोनों जगह एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, वहां से भी हम लोग जो EN वैल्यू उसको बढ़ा सकते हैं। NCERT में उठा करके देखिएगा, कार्बोनिल का एक अलग से डिस्कशन है, शायद उसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, वो 2 मॉलिक्यूल में ब्रिज का कंपाउंड का कैसे फॉर्मेशन होता है ये डिस्कशन दिया हुआ है। सो डाइमराइजेशन करके भी हम लोग EN वैल्यू बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे कार्बोनिल वाला मॉलिक्यूल ब्रिज लिगेंड के जैसा बिहेव करेगा और EN वैल्यू बढ़ जाएगा। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेवियर हो सकता है,
रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेवियर हो सकता है और न्यूट्रल बिहेवियर भी हो सकता है। जैसे मान लो FeCO5, अब इसमें आयरन के ऊपर चार्ज वैसे ही 26 है, इलेक्ट्रॉन कहीं हटा भी नहीं तो 26 का 26 रह गया और 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब En वैल्यू 36 है। ये कहीं भी नहीं जाना चाहेगा, मतलब ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा ना ही रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। ऐसा हम लोग डिस्कशन में डाल सकते हैं। सो ये छोटा सा पार्ट है जो En वैल्यू से एसोसिएटेड है। तो पहला चीज डाइमराइजेशन की पॉसिबिलिटी है, दूसरा चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे भी एक डिस्कशन किया जा सकता है। ये दोनों चीजें थोड़ा ध्यान रखना। En वैल्यू के एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा डेफिनेटली, अगर नहीं होगा तो ऐसा क्वेश्चन हम ढूंढ के वापस से कभी डिस्कशन में करा लेंगे। इसके बाद शुरू होता है हम लोगों का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका हम अलग से डिस्कशन करना प्रीफर करेंगे, लाइक इसके हिसाब से नहीं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोगों को पता है कि क्या होता है, मोस्टली हम लोग इसको केमिकल बॉन्डिंग में सीख चुके होते हैं। सो हम इसको एक अलग एंगल से डिस्कशन करना हमेशा प्रेफर करते हैं। ये एंगल नॉर्मली पता नहीं लोग एंगल से क्यों डिस्कशन करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक छोटा सा डिस्कशन होगा, फिर उसको हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पुट करेंगे। आपको दोनों का पर्सपेक्टिव समझ में आए, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मोटा मोटी आपको मालूम है कि क्या है, तो इसलिए हम लोग सीधा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जाते हैं। तो बेसिकली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बोलता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो एक्चुअल में आयनिक मॉलिक्यूल्स है या आयनिक कंपाउंड्स है। आयनिक कंपाउंड का मतलब जो मेटल होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जो लिगेंड्स होंगे वो नेगेटिव चार्ज होगा, और ये प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है। मतलब इसने बेसिकली ये कंसेप्ट हटा ही दिया कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सीधा ये बोल रहा है कि हम लोग उसको आयनिक इंटरेक्शन मानेंगे, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएंगे। चलो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें होता क्या है, सो दो तीन चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लो हम लोग का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है, एक मिनट, सो हम लोग का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है, अरे है भाई कहीं नहीं हुआ, हाँ, तो हम लोग का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है, इस सिस्टम को अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करें, सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग का जब भी कभी कंपाउंड बनेगा या कंपाउंड का लाइक सॉरी जब भी हम लोग का कंपाउंड बन रहा होगा, अरे यार, जब भी हम लोग का कंपाउंड बन रहा होगा, सो उसमें दो तीन शेप्स हैं, ये हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। बेसिकली तीन शेप्स हैं जिसका हम लोग को डिस्कशन करना है। एक स्क्वायर पैनल शेप, दूसरा टेट्राहेड्रल शेप और तीसरा स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप। सो पहले हम लोग स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप की बात करते हैं और उसके बाद स्क्वायर प्लानर की बात करेंगे। सो बेसिकली अगर स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप बनाना है तो एक स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर होगा और उस स्क्वायर के बिल्कुल ऐसे सेंटर के ऊपर और नीचे भी हम लोग के पास बॉन्ड्स होने चाहिए, फिर ग्रुप्स होने चाहिए। सो अगर यहाँ के सेंटर पे हम लोगों ने सेंट्रल मेटल डाल दिया तो फिर हम लोगों का जो लीगेंड है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि भाई ये लीगेंड्स अलग अलग डायरेक्शन से अप्रोच करेंगे, तो उन डायरेक्शंस को हम लोग नॉर्मली एक्सियल ले लिया करते हैं। तो ये बहुत ही लॉजिकल है कि अगर एक एक्स एक्सिस है, यहाँ से एक लीगेंड अप्रोच करेगा, दूसरा इसके अपोजिट से अप्रोच करेगा, एक वाई एक्सिस की तरफ से अप्रोच करेगा, एक माइनस वाई की तरफ से अप्रोच करेगा, एक जेड और एक माइनस जेड की तरफ से अप्रोच करेगा, तभी यहाँ पे स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप बनेगा। मान लो डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन तो कैसा भी हो सकता है, उसके बीच में भी हो सकता है, लेकिन जब एक लिगेंड बीच से डालो तो फिर सारा का सारा लिगेंड बीच से जाएगा, तो फिर उसको तो हम लोग एक्सिस के अलॉन्ग ही सिमेट्रिकली मान ले तो ज्यादा बेटर है। सो 6 तरफ से लिगेंड अप्रोच करेंगे, यहाँ के हिसाब से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बिल्कुल सिमेट्रिकली लिगेंड अप्रोच कर रहे होंगे। सो उस लिगेंड के प्रेजेंस में, या बेसिकली लिगेंड एक चार्ज के जैसा एग्जिस्ट कर रहा है, उस चार्ज के प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। जहाँ कहीं भी चार्ज होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता ही होता है। सो वो लिगेंड जब अप्रोच करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो सेंट्रल मेटल एग्जिस्ट करेगा, इस सेंट्रल मेटल के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देगा। सो बेसिकली डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, जब हम लोग लिगेंड्स में इसको डालेंगे ये पांचों ऑर्बिटल्स को रिपल्शन मिलेगा। जब इनको रिपल्शन मिलेगा तो ये हायर एनर्जी पे मूव कर जाएंगे, तो ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी पे मूव करेंगे। बट यहाँ पे काम खत्म नहीं होगा, ये तो लाइक सिमेट्रिकल लिगेंड्स थे इसलिए पांचों हायर एनर्जी पे चले गए, लेकिन हम लोग का जो डी ऑर्बिटल होता है, उस डी ऑर्बिटल में मान लो अगर हम लोग sp3
D2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप के लिए, सो हम लोग को याद है इसमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था हम लोगों ने S के साथ Px, Py एंड Pz ये तीनों ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं एंड D ऑर्बिटल में dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसकी बात करते हैं। सो जो बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल्स हैं ये एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। एक्सियल ऑर्बिटल मतलब अगर हम लोग dxy की बात करें, इसको किसी दूसरे पेन से बना लेते हैं थोड़ा लाइटर डायग्राम। dxy की अगर बात करें तो x एक्सिस पे ऑर्बिटल्स होंगे और इसके अलावा y एक्सिस पे ऑर्बिटल्स होंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जब z स्क्वायर की बात करेंगे तो dz स्क्वायर वाला पार्ट z डायरेक्शन में होगा और बीच में ऐसा रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होगा। सो जो हम लोगों के एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, एक्सियल ऑर्बिटल मतलब जो एक्सिस पे अलाइंड ऑर्बिटल है उसको हम लोग एक्सियल बोलेंगे। dxy अगर होता है तो एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट करता है, सो इसको हम लोग नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोला करते हैं। तो जो हम लोग के एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उन एक्सियल ऑर्बिटल से लिगेंड का डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है कम है। लिगेंड्स का डिस्टेंस अगर यहाँ से कम, दूसरे साइड से कम, हर तरफ से कम है, इसका मतलब जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं इनको ज्यादा रिपल्शन मिलेगा। अगर एक्सियल ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्शन मिलेगा तो एक्सियल ऑर्बिटल यहाँ से ऊपर जाना चाहेगा रिपल्शन की वजह से, क्योंकि उसको अनस्टेबिलिटी मिला। सो 5 ऑर्बिटल से 5 में से 3 नॉन एक्सियल हैं, dxy, dyz, dxz और 2 एक्सियल है। सो जो एक्सियल उसको ज्यादा रिपल्शन मिला वो हायर एनर्जी पे चला गया और जिसको थोड़ा सा कम रिपल्शन मिल रखा है उसको हम लोग थोड़ा लोअर एनर्जी पे डाल रखे होते हैं एंड इसका जो मिड पॉइंट आता है इस चीज को हम लोग मीडियन पॉइंट या फिर ओवरऑल बारी सेंटर बोला करते हैं। सो ये तो सबसे शुरुआत में था कि जब लिगेंड अप्रोच कर रहे होंगे तब उस केस में क्या होगा, पहला चीज। और उसके बाद हम लोग के जब रिपल्शन का वैल्यू अलग अलग होगा तो उसके वजह से हम लोगों के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल्स वाले पार्ट नीचे वाले को रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देता है। जो हम लोग के ऑर्बिटल्स वाले पार्ट हैं वो ऑर्बिटल्स वाले पार्ट अलग अलग एनर्जी पे चले जाएंगे, अलग अलग एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, मतलब एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग होगा या फिर जो ऑर्बिटल्स हैं उनका स्प्लिटिंग होगा। इस चीज को हम लोग स्प्लिटिंग थ्योरी भी बोला करते हैं। सो ओवरऑल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी भी वर्ड एसोसिएट कर सकते हैं। उसमें ये ध्यान रखना पूरा जो गैप है ऊपर से लेकर नीचे तक के स्प्लिटिंग का, इसको हम लोग डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बस इसको ऐसा याद रखना, नीचे 3 ऑर्बिटल है, ऊपर 2 ऑर्बिटल है, दोनों तरफ का वैल्यू बराबर टाइप का होना चाहिए। सो नीचे वाले पार्ट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बाई टोटल ऑर्बिटल 5 इंटू डेल्टा नॉट, और ऊपर अगर 2 ऑर्बिटल गया है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 बाई 5 डेल्टा नॉट, ताकि दोनों तरफ का जो वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेट कर पाए। सो ऊपर में 3 बाई 5, नीचे में 2 बाई 5 की ऊपर 2 ऑर्बिटल गया, नीचे 3 ऑर्बिटल गया। ये पहला चीज जो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है जिसको थोड़ा ध्यान रखना, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं साइड में। सो हम लोग ऐसा डिस्कशन कर लिए कि हम लोग का स्प्लिटिंग होगा। अब स्प्लिटिंग के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इस पे आते हैं। सो बेसिकली ऐसा सोच के देखो, इसको पहले थियोरेटिकली बोल देते हैं हम, बट थियोरेटिकली एक्सप्लेन कैसे करना है, उसको याद कैसे करना है, हम लोग इसकी बात करेंगे, ज्यादा बेटर होगा। 2 कंसेप्ट चलता है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ये पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाए या फिर स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम हो जाए। सो एक जगह पे पेयरिंग होगा, एक जगह पे पेयरिंग नहीं होगा। अब ये याद रखना बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमको खुद ही मुश्किल होता है यार, ग्रेटर देन में होगा कि लेस देन में होगा। सो सिंपल सा कंसेप्ट है, नीचे अपने पास 3 ऑर्बिटल हैं, ऊपर अपने पास 2 ऑर्बिटल हैं। सो हमेशा अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल पहले फिल होगा, फिर हाई एनर्जी का ऑर्बिटल फिल होगा। चलो मान लेते हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले इलेक्ट्रॉन भरे, दूसरा भरे, तीसरा भरे। हाँ, ये ऑर्डर को भरने का ही हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से सीखते आ रहे हैं कि पहला किसी में भरो, दूसरा किसी में भरो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायरेक्शन अपने मन की चीज है। जिसको हम लोग एक्स बोलेंगे वो तुमको वाई बोलना है तो वाई बोल लो, उसको जेड बोलना है जेड बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खैर, पूर्ण सूल के हिसाब से सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सेम स्पिन में जाएंगे। सो पहला दूसरा तीसरा भर लिया। अब जैसे ही चौथे इलेक्ट्रॉन की बात है तो उसमें बस सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर ये गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, अगर ये गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहां पे लोअर एनर्जी का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर ये गैप कम है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन आराम से ऊपर वाले में मूव कर जाएगा। लेकिन अगर ये गैप बढ़ गया, स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप हाइयर है, तो इतना ज्यादा गैप क्रिएटेड है कि फिर इलेक्ट्रॉन के पास कोई चॉइस नहीं है, उसको नीचे ही रहना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर गैप हाइयर है, हाइयर का मतलब पहला वाला केस, अगर डेल्टा नॉट हाइयर है तो फिर इस केस में
पेयरिंग होगा। मतलब सिंपल, अगर गैप हायर है तो इलेक्ट्रॉन पहले नीचे भराएगा तब उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर गैप हायर है तो पेयरिंग हो जाएगा, और अगर गैप लोअर है तो इस केस में पेयरिंग नहीं होगा। सो अगर गैप लोअर है तो फिर हम लोग चौथा इलेक्ट्रॉन पांचवा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अगर गैप हायर है तो फिर हम लोग नीचे इलेक्ट्रॉन फिल करके फिर उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। अब सवाल ये होता है कि गैप हायर कब होगा। सो इसमें एक छोटा सा पार्ट आपको याद रखना चाहिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFC। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये थोड़ा सा छोटा सा चीज अपने को याद रखना चाहिए। इसमें सबसे पहला फैक्टर तो यही आ जाता है कि लिगेंड कितना स्ट्रांग है। अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा तो बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा उतना ज्यादा रिपल्शन का फैक्टर होगा, और जितना ज्यादा रिपल्शन का फैक्टर होगा ये गैप उतना ही ज्यादा होगा। सो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस केस में एनर्जी गैप काफी हाई होगा, और अगर एनर्जी गैप काफी हाई हुआ तो फिर डेल्टा, मतलब उस केस में हम लोग पेयरिंग करा सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जो डेल्टा नॉट है ये हाई होगा। जैसे ही डेल्टा नॉट हाई होगा तो फिर हम लोग पेयरिंग करा सकते हैं। ये हम लोग का एक बेसिक पार्ट है जो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें कुछ और दिया है क्या? हाँ नहीं ठीक है, ये सारी चीजें वही बेसिक दे रखी हैं। पहले ऑर्बिटल हायर पे गया, फिर वहां से स्प्लिटिंग हुआ ऊपर और नीचे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। उसके अलावा क्या क्या है भाई? अच्छा हाँ, ये चीज जो नीचे जो 3 ऑर्बिटल होते हैं इसको हम लोग T2G सेट बोला करते हैं, नाम ध्यान रखना T2G। और जो हायर ऑर्बिटल, सॉरी हायर एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं ये एक्सियल वाले पार्ट, इसको हम लोग EG सेट बोला करते हैं। सो T2G ऑर्बिटल और दूसरा EG ऑर्बिटल, इसको थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है। इसके बाद हम लोग का शायद दूसरा डायग्राम होना चाहिए। ये दे दिया क्या? चलो ठीक है, पहले इसी को देख लेते हैं। सो सिंपली एक चीज ध्यान रखना, हेलोजन से लेकर के नॉर्मली ऑक्सीजन तक के जो पार्ट होते हैं इन सबको हम लोग नॉर्मल या फिर वीक लिगेंड में रखते हैं। इनफैक्ट ऐसा करते हैं कि हेलोजन तो सारे के सारे पार्ट वीक फील्ड लिगेंड हो गया। ये जो ऑक्सीजन के केसेस हैं इंक्लूडिंग EDTA तक का पार्ट, कहीं कहीं EDTA स्ट्रॉन्ग बोल दिया जाता है, कहीं कहीं EDTA वीक बोल दिया जाता है, इसका कोई कुछ कंफर्मेशन नहीं है। इसको हम लोग मॉडरेट रखा करते हैं। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी हैं, कार्बन वाले पार्ट जितने भी हैं, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रखा करते हैं। तो जब भी कभी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन और कार्बन का केस आएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा का वैल्यू हाई करेगा, और अगर डेल्टा का वैल्यू हाई है इसका मतलब पेयरिंग होना है, ये चांस है। ऐसा याद मत रख लेना कि अगर डेल्टा मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा ही होगा। फिर पेयरिंग होने की मतलब पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा बोल सकते हैं, बट स्टिल डिपेंड करता है कि हम लोग किस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। हमेशा पेयरिंग हो जाए, जरूरत ही नहीं है पेयरिंग का, पेयरिंग कराए पड़े, ऐसा भी नहीं चलेगा। सो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसमें पेयरिंग होना चाहिए, बट स्टिल मॉलिक्यूल को देख के फिर डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे पेयरिंग कराना है कि पेयरिंग नहीं कराना है। एक ये छोटा सा फॉर्मूला है, ऑल्दो ये फॉर्मूला हमको खुद याद नहीं रहता है, तो हमको नहीं लगता कि ये फॉर्मूला उतने काम का है क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी की कैलकुलेशन करने का। हम तो नहीं देखे कि इस पे कभी क्वेश्चन आया है। सो पता नहीं, मतलब हम तो सजेशन देंगे याद कर ही लो, छोटा सा फॉर्मूला है, हम भी अपने टाइम पे याद करके गए थे, बट स्टिल हमको नहीं पता कि इस पे सवाल आएगा कि नहीं आएगा। हम भी लिखवा दिया करते हैं फॉर्मूला बुक में, बट स्टिल चांसेस की बात है। खैर, सो जितने भी नाइट्रोजन वाले डोनर एटम होंगे, जितने भी ऑक्सीजन डोनर एटम होंगे, इन सबको स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लेना। जब भी हेलोजन आएगा तो उसको नॉर्मली वीक लेंगे, और जब भी ऑक्सीजन आएगा तो उसको मॉडरेट या वीक के कैटेगराइजेशन में हम लोग रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं पहले। अरे स्क्वायर प्लान शेप है ही नहीं, अच्छा चलो ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट स्टिल एक चीज सीख लेते हैं हम लोग। सो जो हम लोग ये डिस्कशन किया अभी कि हम लोग ऑक्टाहेड्रल शेप जब बनाते हैं तो ऑक्टाहेड्रल शेप में एक्सिस के अलोंग से सारे के सारे लिगेंड आते हैं, मतलब x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड की तरफ से लिगेंड आएंगे। यहाँ से जो लिगेंड्स आए वो स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप बनाया, और उसके बाद जो z डायरेक्शन के अलोंग जो लिगेंड्स हैं उसको हम लोग हटा देते हैं। ये z डायरेक्शन था, सो z डायरेक्शन के अलोंग जो दोनों लिगेंड्स हैं इसको हटा दो, सो वहां से स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप का फॉर्मेशन आ जाएगा। कौन है भैया ये आदमी? कोई तो आयुष आनंद, एंट्री दिया जाए इसको। सर थक के सो जाता है सर घर जाके, क्या करता है? थक के सो जाता है सर घर जाके।
मजदूरी करके आ रहा था, खेती बाड़ी करके आ रहा था कि सो गए घर जाके? कोचिंग में ही पढ़ा रहता है सर। तो पढ़ा रहता है तो फिर टाइम पे है ना भाई। अब आके क्या करेगा? अचार डालेगा? सो ही जाए इससे अच्छा 2 घंटा और। हम तो सोने के फेवर में होते हैं, हम ऐसा थोड़ी हुआ कि हम सोने के लिए कभी। तुम्हारे क्लास में क्या बोले थे कि लेट क्यों आए सर? सो रहे थे। और ठीक है, आओ बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी और रीजन से लेट है तो दिक्कत है, सर साइकिल पंक्चर हो गया, पुलिस वाला पकड़ लिया, नाच रहे थे सर, गा रहे थे सर, सो रहे थे, हाँ ठीक है, सो जाओ। सोना ही हमेशा ओके। हाँ। सो स्क्वायर बाय पिरामिडल में 6 डायरेक्शन से लिगेंड्स आएंगे और जेड डायरेक्शन से फिर 2 लिगेंड्स हट जाएंगे। सो जैसे ही जेड डायरेक्शन से लिगेंड हटेंगे मतलब डीजेड स्क्वायर का रिपल्शन ड्रास्टिकली घट जाता है। ऑल्दो इसका डायग्राम है नहीं एनसीईआरटी में तो वर्थलेस है डिस्कशन करना। अगर आपको डायग्राम में इंटरेस्ट है, बहुत मन करता है देखने का, तो इजीली उठा लो, डायग्राम देख लो, समझ में आ जाएगा जो हम बोल रहे थे। सो जेड डायरेक्शन में एकदम से रिपल्शन घटेगा, तो जहां जहां जेड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, जैसे डी जेड वाई एंड डी एक्स जेड, यहाँ पे भी रिपल्शन थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे ही हम लोग का लिगेंड जेड डायरेक्शन से हटा, तो जेड डायरेक्शन से एसोसिएटेड इन 3 ऑर्बिटल्स में एकदम से रिपल्शन घटेगा, तो वहां पे मल्टी लेवल ऑफ स्प्लिटिंग होता है। वहां पे केवल एक डेल्टा नॉट नहीं रहता, वहां पे सारे ऑर्बिटल्स अलग अलग एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। खैर, बस इतना ही ध्यान रखना है कि स्क्वायर पिरामिडल शेप बनता, सॉरी स्क्वायर प्लैनेट शेप बनता कैसे है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने टेट्राहेड्रल शेप पे। जो लोग मेरे से सॉलिड स्टेट पढ़े होंगे उनको इस चीज का आइडिया है, जो लोग मेरे से सॉलिड स्टेट नहीं पढ़े होंगे उसको इस चीज का आइडिया पता नहीं है कि नहीं है। हम ये नॉर्मली क्लास में डिस्कशन कर लिया करते हैं। भाई यार आज बहुत हैंग कर रहा है कंप्यूटर हमारा। अरे टेस्टिंग में इतना मेहनत करा दिया, खतरनाक। तो अगर हम लोग नॉर्मल मॉलिक्यूल की बात करें, अरे चल क्या रहा है ये? वह मिट भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या तकलीफ इस सज्जन को। अगर हम लोग नॉर्मल एक क्यूब की बात करें, ये थोड़ा इमेजिनेटिव टॉपिक बोल सकते हैं, बट अगर हम लोग एक नॉर्मल क्यूब की बात करें तो क्यूब के अंदर हम लोग आराम से एक टेट्राहेड्रल शेप बना सकते हैं। थोड़ा डायग्राम सिमेट्रिकल हो गया, बट एनीवे, अगर हम लोग उस क्यूब के सेंटर को अल्टरनेट कॉर्नर से अटैच कर लें, अल्टरनेट कॉर्नर मतलब अगर यहाँ से अटैच किया तो इसके आजू बाजू वाले तीनों कॉर्नर से अटैच नहीं कर सकते, तो ये दूसरा कॉर्नर होगा जहाँ से अटैच करेंगे, फिर इसके आजू बाजू वाले तीनों से अटैच नहीं कर सकते, ये तीसरा कॉर्नर होगा जहाँ से अटैच करेंगे, और ये चौथा कॉर्नर होगा जहाँ से अटैच करेंगे। अगर क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स को हम लोग सेंटर से अटैच कर ले तो यहाँ से टेट्राहेड्रल शेप बनता है। ये वर्ड ध्यान रखना। इसका हम एक छोटा सा इन्फ्रेंस निकालेंगे कि भाई चलो ठीक है, क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स की बात कर रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, यहाँ से जो एक्सिस बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, वो एक्सिस पे ये कोई भी बॉन्ड लाई नहीं करेगा। जो एक्सिस वाला पार्ट है, उस एक्सिस पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का एक भी लाइन लाई नहीं करेगा, रेदर उन एक्सिस के बीच में लाई करेगा। उन एक्सिस के बीच में लाई करने का मतलब है कि हम लोग नॉन एक्सियल डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। नॉन एक्सियल डायरेक्शन की बात करने का मतलब, अगर टेट्राहेड्रल शेप बनाना है तो लिगेंड्स को नॉन एक्सियल डायरेक्शन से सेंट्रल मेटल की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा। अब आते हैं फिर से अपने डिस्कशन वाले पार्ट पे। नीचे होना चाहिए शायद, हाँ। पहला चीज, हम लोग का 5 डायग्राम या 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे था। फिर जैसे ही हम लोगों के लिगेंड्स वाले पार्ट अप्रोच करना शुरू किए नॉन एक्सियल डायरेक्शन की तरफ से, कोई भी 4 डायरेक्शन की तरफ से अप्रोच करेंगे टेट्राहेड्रल फॉर्मेट में। सारा का सारा फिर से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, सारे ऑर्बिटल्स रिपल्शन की वजह से हायर एनर्जी पे जाएंगे। लेकिन इस बार क्योंकि नॉन एक्सियल डायरेक्शंस की तरफ से लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, तो जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं वो कम डिस्टेंस पे होगा, एक्सियल वाले पार्ट का डिस्टेंस ज्यादा निकल के आ जाएगा। बेसिकली हम लोग के एक्सियल ऑर्बिटल्स को लोअर रिपल्शन मिलेगा, नॉन एक्सियल को हायर रिपल्शन मिलेगा। एक्सियल वाले पार्ट नीचे चले जाएंगे इस बार, और नॉन एक्सियल वाले पार्ट ऊपर चले जाएंगे।
ये हम लोगों का उल्टा डायग्राम आ गया। फिर बाकी सारी चीजें सेम है। अब ऊपर अगर 3 ऑर्बिटल गया तो ऊपर 2/5 डेल्टा नॉट, नीचे अगर 2 ऑर्बिटल गया तो नीचे 3/5 डेल्टा नॉट। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ये हम लोग के 2 डायग्राम्स थे जिसको हम लोग को मालूम रखना चाहिए। अब हम लोग यहाँ के बाद ज्यादा कोई डिस्कशन तो होता नहीं है। हाँ ठीक है। इसके बाद हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आ सकते हैं। एक 2 मॉलिक्यूल्स है, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से इसमें क्या करना है और हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे पहला मॉलिक्यूल रखा CONH3 6। पहला चीज CONH3 6 और लिगेंड में चार्ज कितना है 3+। इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें कोबाल्ट का, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, 27 ऑक्सीड ये एटॉमिक नंबर होगा। 3+ का मतलब यहाँ से, और NH3 दे रखा है। बेसिकली NH3 के ऊपर 0 चार्ज होता है। क्योंकि NH3 की तरफ से कोई चार्ज का कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज है सब के सब लिगेंड की तरफ से आया है, सॉरी सब के सब सेंट्रल मेटल की तरफ से आया है। ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया, इसका मतलब 24 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे अपने पास। 24 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन हट गया और 3d के 7 में से भी 1 इलेक्ट्रॉन हट गया। 3d 6 बचेगा। ओवरऑल हम लोग के पास d वाले पार्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट है। नॉर्मली जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हुआ करता था उसमें बिना एक्सपेरिमेंटल डेटा के आप नहीं बता सकते थे कि इसमें पेयरिंग होगा कि नहीं होगा। ऑल्दो अभी भी ये फैक्ट सही है, बिना एक्सपेरिमेंटल डेटा के एग्जैक्ट कमेंट करना थोड़ा गलत है, बट हम लोग थ्योरी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम लोग कुछ ऐसे एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं जो बिना एक्सपेरिमेंटल डेटा याद रखे हुए जनरलाइज वे में समझा पाए किसी को। और बाकी जहाँ जहाँ कुछ स्पेसिफिक केस है, जहाँ जहाँ कुछ एक्सेप्शन है, उधर तो है ही अपने पास एक्सपेरिमेंटल डेटा कि भैया एक्सपेरिमेंट तो ये बोलता है, तुम कुछ भी मानना मान लो, कुछ भी होना हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट ये बताता है तो यही होगा, तुमको जो मानना मानते रहो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा। बट एनीवे, एक्सपेरिमेंटल डेटा के बिना भी अगर हम लोग कोई चीज बता पाए तभी उसका सेंस बनता है। लाइक एक्सपेरिमेंटल डेटा से तो आप हर चीज याद रखवा सकते हैं, बट अगर हम लोग कोई भी चीज समझाना हो तो एक्सपेरिमेंटल डेटा जस्ट आपकी थ्योरी को सपोर्ट करना चाहिए, वो उस थ्योरी का पार्ट नहीं होना चाहिए एक्सप्लेनेशन में। फिर वही है कि यार हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेटा के थ्रू तो बता पा रहे थे कि पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, पेयरिंग की क्या पॉसिबिलिटी है, थियोरेटिकली कैसे बताएं। पहला चीज ये देखो कि लिगेंड कौन सा है। लिगेंड नाइट्रोजन कंटेनिंग है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होना चाहिए, पॉसिबिलिटी है। अब पेयरिंग चेक करके देखते हैं। हम लोग के पास 5 ऑर्बिटल है, 5 में एक पेयर ऑलरेडी है। अगर हम लोग पेयरिंग करा लें, पेयरिंग कराने से हम लोग के पास 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। और पहला चीज, अगर इस कंपाउंड के हिसाब से बात करें, 6 यहाँ पे लिगेंड्स हैं, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, sp3d2 होना चाहिए। अगर हम लोगों को sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन या d2sp3 बनाना है, मतलब 2 d ऑर्बिटल चाहिए। इनर हो या आउटर हो अलग डिस्कशन है, बट 2 d ऑर्बिटल तो चाहिए ही चाहिए। अगर 2 d ऑर्बिटल चाहिए तो पेयरिंग होने से इतना जगह खाली हो पा रहा है, बिल्कुल खाली हो पा रहा है। अगर पेयरिंग होने से जगह खाली हो गया तो यहाँ पे आराम से NH3 अपना लिगेंड पुट कर सकता है। बेसिकली पेयरिंग कराना यहाँ पे एक सुटेबल ऑप्शन निकल के आएगा। फिर से बता रहे हैं, पहले सेंट्रल मेटल देखो, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर देखो, उसके हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल ये देखो। अब ये देखो कि लिगेंड किस तरीके का है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग के चांसेस हैं। पेयरिंग करा के ये देखो कि जितने डी ऑर्बिटल्स की जरूरत है उतना ही डी ऑर्बिटल बन पा रहा है क्या। अगर उससे ज्यादा बन रहा है तो पेयरिंग कम करा लो। जैसे मान लो यही केस में अगर ज्यादा पेयरिंग होता और ज्यादा डी में 3 ऑर्बिटल खाली हो जाता, तो 3 ऑर्बिटल चाहिए नहीं, चाहिए 2। अगर 2 चाहिए तभी भी पेयरिंग करा लो, एक कम पेयरिंग कराएंगे तो भी काम हो जाएगा। लेकिन चाहिए था अपने को 2 ऑर्बिटल, और पेयरिंग होने के बाद एक ही ऑर्बिटल खाली हो पाता। ऑब्वियस सी बात है, एक ऑर्बिटल से काम चलेगा नहीं, और ऐसा कंसेप्ट वर्क नहीं करता कि अंदर का 3d ऑर्बिटल यूज कर लें, फिर यहाँ पे 4s है, फिर 4p है, और इसके बाद 4d है, तो अंदर का 3d का एक ऑर्बिटल यूज कर ले और 4d का एक ऑर्बिटल यूज कर ले। क्यों नहीं ये वर्क करता है? क्योंकि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखे थे, हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं ऑर्बिटल्स का होता है जिसका एनर्जी सेम या नियर बाई सेम है। पहला चीज, हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं ऑर्बिटल्स के बीच में होगा जिनका ओरिएंटेशन सिमिलर होता है।
सो 3D ऑर्बिटल और 4D ऑर्बिटल का एनर्जी सेम या सिमिलर नहीं हो सकता, इसलिए अंदर का ऑर्बिटल बाहर का ऑर्बिटल कभी भी कॉम्बिनेशन में नहीं जाएगा। सो अगर अंदर दो ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट थी और दो ऑर्बिटल हम लोग अवेलेबल करा पाए, तब ऐसे में पेयरिंग होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा सकता है, लेकिन पेयरिंग की पॉसिबिलिटी है या नहीं है इसको भी चेक करना है। पेयरिंग की पॉसिबिलिटी है, पेयरिंग होगा, मतलब इनर डी कॉम्प्लेक्स बनेगा। इनर डी बनने का मतलब पेयरिंग हुआ था। जब पेयरिंग होगा तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है या फिर जो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाला करते हैं वो वैल्यू घट जाएगा। अगर स्पिन घट गया तो इसको हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। सो नॉर्मली अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना। इसमें भी एक छोटा सा फैक्टर होता है डेल्टा को एक्सप्लेन करने के लिए, फिर CFSE के फैक्टर वाले पार्ट में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो नॉर्मली डेल्टा हायर होता है। लेकिन अगर 4D एंड 5D सीरीज की बात करें, जैसे हम लोग 3D की बात करें तब उसमें ये कंसेप्ट ठीक ठीक है। 4D और 5D सीरीज में जो वीक फील्ड लिगेंड है ये भी स्ट्रॉन्ग के जैसा बिहेव करते हैं। मतलब हम लोग जिसको वीक बोल रहे हैं वो 4th ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट एंड 5th ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग के जैसा ही बिहेव करेगा। मतलब अगर यहाँ पे मान लो क्लोरीन होता COCl6 तब वहाँ पेयरिंग के चांसेस नहीं है। लेकिन कोबाल्ट के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है? कोबाल्ट के नीचे किसी को याद है? RH कर। रोडियम। हाँ याद रखो भैया, पीरियोडिक टेबल मेरे टाइम पे ये फ्रीडम था कि पीरियोडिक टेबल में आप केवल P ब्लॉक, S ब्लॉक और D ब्लॉक को ऊपर लाइन याद कर लो। अब तो एक चीज ध्यान रखो, अब तो D ब्लॉक सिलेबस का पार्ट है। D ब्लॉक तो रटा होना चाहिए, एक लाइन रटा होना चाहिए। बहुत सारे इंटरनेट पे लोग कहानी सुनाते हैं, गाना सुनाते हैं, कविताएं सुनाते हैं, शायरी सुनाते हैं, याद कर लो। बहुत सारा दुनियादारी है। हमसे तो ऐसा ही याद नहीं होता था, हम इसलिए बता रखे तुम लोगों को। सो रोडियम के केस में ये 4D एलिमेंट हो गया, सो फ्लोरीन वाला पार्ट भी पेयरिंग करा देगा, बट स्टिल और भी चीजें हैं जो कंसिडरेशन में लेनी चाहिए। रट के मत बैठ जाने की सर ही तो बोले तो 4D में हमेशा पेयरिंग होता है। पेयरिंग होने के चांसेस हैं, बट पेयरिंग हमेशा होगा, दिस इज नॉट ट्रू। डिपेंड करता है हम लोग किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। सो वहाँ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, वहाँ पे कुछ कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट इन जनरल 3D में जो लिगेंड फील्ड थ्योरी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा बोल रहे हैं वैसे ही होगा। 4D और 5D वाले पार्ट में हम लोग वीक फील्ड लिगेंड को भी स्ट्रॉन्ग के जैसा ट्रीट किया करते हैं। दूसरा ये केस है, मान लो FeF6 4-, तो लिगेंड की तरफ से -6 चार्ज है और नेट चार्ज 4- है। इसका मतलब आयरन पे +2 चार्ज रहा होगा, तभी तो इन दोनों का सम -4 के बराबर आ जाएगा। अब इसमें हम लोग को मालूम पड़ रहा है FeF6 अगर बनाए, चलो ऐसा लिख लेते हैं, आयरन के ऊपर +2 है, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन हट गया होगा, फ्लोरीन के ऊपर 3d6 बच गया होगा। तो जब 3d6 होगा इसका मतलब है, सॉरी जब 3d6 बचा होगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो ऐसा कंसिडर कर लिया। अब दूसरा पार्ट है कि हम लोग FeF6 की बात कर रहे हैं। सो फ्लोरीन कैसा लिगेंड है? तो हेलोजन है। अगर हेलोजन डोनर एटम, इसका मतलब वीक फील्ड लिगेंड होगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होना चाहिए क्या? अगर मान लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 6 लिगेंड के हिसाब से sp3d2 या d2sp3 होना चाहिए। मतलब पेयरिंग तभी होगा जब 2 d ऑर्बिटल खाली बन पाए। अगर 2 से कम खाली बन रहा होगा तो पेयरिंग नहीं होगा। खैर, अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया था कि 2 पेयरिंग होगा, 2 जगह खाली बन जाएगा। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग नहीं करा सकता है नॉर्मली। अगर ये पेयरिंग नहीं करा सकता है तो फिर पेयरिंग नहीं होना चाहिए। सो वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाएगा। अगर पेयरिंग नहीं होगा तो अंदर d ऑर्बिटल खाली नहीं हुआ, ऐसे में 4s खाली है, यहाँ एक ऑर्बिटल चला गया, 4p में तीनों ऑर्बिटल खाली है, ये भी यूटिलाइज हो गया। इसमें दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। और इसके अलावा फिर 4d वाले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉन में कोई भी 2 ऑर्बिटल को यूज करके हाइब्रिडाइजेशन में लेके आ सकते हैं। सर इसको थोड़ा ध्यान रखना। हाँ बोलो। सर कोबाल्ट 3+ के केस में तो सारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही एक्ट करता है ना? ये कहाँ पे पढ़ लिया? पता नहीं, मिला था कहीं पे। कहीं पे ऐसे हवा में बात मत करो, हम तो आज तक नहीं पढ़े हैं। कहीं पे वो सोर्स लेके आओ पहले, और हम इंडियन ऑथर का बुक देखेंगे भी नहीं। ठीक कोई है। ढंग का बुक लेके आओ, ठीक है? हमको भेजो, रिसोर्स के साथ भेजो, चेंज कर लेंगे हम थ्योरी। हम तो हमेशा ओपन टू एक्सेप्टेंस है।
केमिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि हम ही थोड़ा गलत ज्ञान रखे हो। आज तक तो कैसा पढ़ लेके नहीं आया, तुम ही लेके आए, तुम ही। सर कोबाल्ट का बोल रहा है। अरे कोबाल्ट का ही भाई, जबरदस्ती कुछ भी बोल देंगे हम तो। एक आध एग्जाम्पल दिखा देंगे नीचे, ठीक है। बहुत बहुत मार मारेंगे फिर। चलो नेक्स्ट ऑनलाइन में वाले केस पे कैसे? आते हैं। ऑनलाइन में पढ़ लिया था, ठीक है नहीं, भैया, देख लो ऑनलाइन में करके। कैसे मारिएगा? क्या? ऑनलाइन में कैसे मारिए भाई? अच्छा, ऑनलाइन में कैसे मारेंगे वो तो मेरे पे छोड़ दो ना, उसके लिए क्या टेंशन ले रहा है। मेरे पास कुछ ज्यादा करने को होता नहीं, रात को 9 साढ़े 9 10 बजे क्या करेंगे, घर आएंगे तुम्हारे, कूटेंगे तुमको, फिर अरे वापस नहीं लौटाएंगे। सर, ये रहने दीजिए। हम भी हमारे घर वाले ही पिटवाएंगे। चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दे रखा। 4 वाले पार्ट में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नहीं तो dsp2 हो सकता है। सो NiCl4 दिख रहा है। सो Cl4 वाले पार्ट में सिंपल सा चीज है, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होना चाहिए। अगर पेयरिंग नहीं है तो ज्यादा चांसेस sp3 के, बट स्टिल अगर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर होगा। फेरस के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकेल आता है। चार्ज कितना दे रखा है भाई इधर NiCl पे? 2 माइनस। ओके, सो फेरस कोबाल्ट निकेल मतलब 28, 28 में यहाँ 4 माइनस होना चाहिए, लेकिन बाहर -2 ही है, इसका मतलब +2 चार्ज निकल के आ गया। तो 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो 4s में से 0 इलेक्ट्रॉन हो गया। 3D वाले पार्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके हिसाब से पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो 8 इलेक्ट्रॉन में पहला चीज, पेयरिंग अगर होगा तो काम हो जाएगा। अगर पेयरिंग कराएंगे तो एक जगह खाली होगा, काम हो जाएगा। लेकिन जो क्लोरीन है ये वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं हो सकता। अगर पेयरिंग नहीं हो सकता, इसका मतलब हम लोगों को बाहर का ही ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए 3 ऑर्बिटल चाहिए, सॉरी टोटल 4 ऑर्बिटल चाहिए। तो 4s तो जाएगा ही जाएगा, p जाएगा ही जाएगा, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा। सो टेट्राहेड्रल शेप की बात कर सकते हैं। अगर इसी जगह NiCN होता, NiCN4 2 माइनस, सब कुछ सेम है, बस क्लोरीन की जगह साइनाइड हो गया, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा। जैसे ही पेयरिंग होगा तो अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, बट एक ऑर्बिटल खाली हो गया, और एक ही ऑर्बिटल चाहिए भी था अपने को। तो फिर अपने हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में अंदर का एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल चला जाएगा। हम लोग का dsp2 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ सकता है या फिर आएगा। सो इस तरीके से हम लोग नॉर्मली डिस्कशन किया करते हैं। अच्छा, इससे पहले चलते हैं थोड़ा, लाइक हम अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाते तो ये बाद में आता, ऑब्वियसली बात है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पहले हम लोगों का टॉपिक आता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले पार्ट में क्या क्वेश्चन होता है, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करते ये ध्यान रखो। एक छोटा सा पार्ट होता है बेसिकली, एक मिनट यार। हाँ, सो नॉर्मली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले पार्ट में एक छोटा सा पार्ट होता है। हम लोग जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर्मूला याद है किसी को मैग्नेटिक मोमेंट का? √10 × n+2। √10 × n+2। आपके क्लास में बताया था, उल्टा भी चीज बताया था कि फॉर्मूला याद मत रखना कभी भी, सॉरी मतलब फॉर्मूले से कैलकुलेशन मत करना कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर म्यू का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। अगर म्यू का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होगा। अगर 3 पॉइंट समथिंग आया म्यू, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होगा। 4, 5 बेसिकली डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू आएगा उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको एज शॉर्टकट याद रख लेना। खैर, सो अगर मान लो पहले वाले केस की बात करें, हम उल्टा एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले वाले केस में अब तो अपने को पता है कि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया मतलब म्यू का वैल्यू 0 होना चाहिए। सो सवाल ऐसा होता अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से जाते और एक्सपेरिमेंटल डेटा की तरफ से जाते हैं। फॉर अ कंपाउंड CONH3O6 प्लस द मैग्नेटिक मोमेंट या द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट इज 0 बोर मैग्नेटॉन, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड। सो सवाल में ये बोला गया कि 0 बोर मैग्नेटॉन है। सो हम लोगों को ये पता है कि हम लोगों के कोबाल्ट वाले पार्ट में पेयरिंग से पहले, जैसे यहाँ पे जो डायग्राम इससे पहले इसकी बात करते हैं, ये राइट साइड में ये लोकल से हाईलाइट कर रहे हैं, ये हम लोग को पता है कि भाई पेयरिंग से पहले ये डायग्राम है। बट सवाल में एक्सपेरिमेंटल डेटा ये बता रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट 0 बोर मैग्नेटॉन है। तो 0 कैसे होगा, ये पॉसिबल कैसे है?
तो अभी तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग पेयरिंग करा रखे होंगे और दोनों का पेयरिंग कराएंगे। सो जैसे ही दोनों का पेयरिंग कराएंगे, इसका मतलब 2 ऑर्बिटल खाली होगा और फिर उन दोनों ऑर्बिटल्स को हम लोग आराम से हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं एनर डी कॉम्प्लेक्स बनाने में। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यही एक इफिशियंसी था कि हम लोग नॉर्मली कमेंट नहीं कर सकते थे कि पेयरिंग होगा कि नहीं होगा विदाउट एक्सपेरिमेंटल डेटा। पहले एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो दो चीज हो सकता है। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को ऐसा बोलते हैं, CONS3 की जगह पे कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट वाला पार्ट 4 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन है। 4 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन का मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होने चाहिए। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट ही कर रहा है। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पेयरिंग नहीं कराने की जरूरत है, उसके बिना काम हो जाएगा। सो यही एक चीज है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्सपेरिमेंटल डेटा की तरफ से आता है, बिना उसके जाने हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस चीज को सॉल्व किया कि बिना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के भी आप कमेंट कर सकते हैं कि पेयरिंग होगा कि नहीं होगा। हाँ, उसमें डेफिनेटली कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो एक्सेप्शंस हैं, केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन होगा ही होगा, बट स्टिल हम लोग कमेंट तो कर सकते हैं कम से कम कि पेयरिंग होगा कि पेयरिंग नहीं होगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। ये हम लोग के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का छोटा सा कंसेप्ट था, एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ साथ हम लोग के वही एग्जांपल दे रखा है NiCN, सेम एग्जांपल दे रखा जो ऊपर शायद था NiCl में था 2 माइनस और नीचे NiCN में हम लोग एक्सप्लेन किए थे। और ये भी एक केस है NiCO वाला पार्ट, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 दे रखा है बेसिकली। ये भी एक एक्सप्लेनेशन, चलो देख लेते हैं। सो बेसिकली फेरस कोबाल्ट निकेल मतलब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रह गया और 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें से कोई भी नहीं गायब हुआ क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है यहाँ पे। अब यहाँ पे 3d वाला पार्ट इनर डी ऑर्बिटल है, इसके बाद 4s का नंबर आता है, इसके बाद 4p का नंबर आता है, फिर 4d का नंबर आता है। सो 3d वाले पार्ट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसका मतलब 3 पेयर और 2 अनपेयर, ठीक है। और अभी 4s का इलेक्ट्रॉन हटा नहीं है क्योंकि पहले ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से 4s का इलेक्ट्रॉन हट जाया करता था, अभी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब इसमें क्या होगा? सो हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए s तो खाली चाहिए। इनर डी ऑर्बिटल जाओ, आउटर डी ऑर्बिटल जाओ, जहां जाना है जाओ, s तो खाली कराओ, s के बिना काम नहीं चल सकता। CO कैसा होगा? कार्बोनिल ग्रुप कैसा डोनर एटम होगा? सो कार्बन डोनर एटम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होगा, पेयरिंग करा देते हैं। अगर पेयरिंग कराया सो अंदर पहले हम लोग के पास जगह खाली नहीं था, बट अभी एक जगह खाली हो गया। जैसे ही एक जगह खाली हुआ, एक काम करते इसको रेड पेन से लिखते तो ज्यादा बेटर है, मतलब। अरे कौन बेटा अभी ये कौन है? क्यूटियर, वाह, इसको तो एंट्री नहीं मिलेगा। हाँ, सो हम लोगों के पास एक छोटा सा केस था कि 1 मिनट, यस, कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट ठंडा हो जाएगा खा लेंगे। ये खुद से। हाँ, सो हम लोग के पास एक छोटा सा केस है यहाँ पे कि अंदर साइड में पेयरिंग करा लेते हैं। अगर पेयरिंग कराएंगे तो एक जगह खाली हो गया। ये जो एक जगह खाली हुआ, ये बाहर के लिगेंड के लिए नहीं है, हम लोग s ऑर्बिटल खाली कराना है। तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को उठा के नीचे डालना पड़ेगा, मतलब s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पहले उठ के अंदर आएगा, फिर 4s खाली होगा, तब जाके हम लोग बात करेंगे। अब क्योंकि s ऑर्बिटल अंदर का जगह जो खाली था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो कहने को पेयरिंग भी हो गया, पेयरिंग होने के बाद भी अंदर जगह खाली नहीं था। इसका मतलब अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे अभी भी sp3 ही बनेगा। तो ऐसा नहीं कि पेयरिंग होने पर हमेशा इनर डी कॉम्प्लेक्स बनेगा, पेयरिंग हुआ, इनर डी कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए था, बट स्टिल जगह खाली नहीं रहा, तो फिर हम लोग का आउटर डी कॉम्प्लेक्स ही बन जा रहा है। ये भी एक यूनिक केस होता है। ये कॉपर में आता है, मल्टीपल टाइम्स कॉपर में आता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन उठ के नीचे ऊपर चला जाता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वहां पे 4s2 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। 4s2 3d 9 होता है ना, 3d 10 होता है, हाँ 9 होता है। सो 4s2 में जैसे मान लो कॉपर प्लस है, तो कॉपर प्लस में 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन हटेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जो हटा वो कहाँ जाएगा? जगह भी नहीं खाली किया, तो ऐसे में अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर उधर मूव कर जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, क्या बच गया अब इसके बाद? यहाँ के टॉपिक में कुछ बचा इतने तक में? नहीं, ये तो डिस्कशन हो गया।
अच्छा, एक आइसोमरिज्म का पार्ट बचेगा। आइसोमरिज्म यार हम सजेशन देंगे, एक हम लेक्चर भेज देंगे आप लोगों को, वो देख लेना जिसको भी आइसोमरिज्म सीखना। बाकी उत्कर्ष सर को हम बोल देंगे काउंटिंग वाला जो शॉर्टकट है वो बताने के लिए, वो आराम से सीख सकते हैं। बाकी एक एनर्जी में सॉरी कलर का पार्ट होना चाहिए, जो कलर हम लोग डिस्कशन करते हैं। स्टेबिलिटी मेरे हिसाब से हम डिस्कशन ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें 3-4 फैक्टर्स है जो आपको मालूम होना चाहिए। एक फॉर्मेशन कांस्टेंट, अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। और उसी के जैसा एक और वर्ड चलता है इनस्टेबिलिटी, फॉर्मेशन कांस्टेंट का जस्ट इनवर्स। तो अगर इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ेगा तो फिर स्टेबिलिटी घट जाएगा, ये वर्ड ध्यान रखना थोड़ा। दूसरा, डेल्टा का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ेगा। डेल्टा का वैल्यू ज्यादा होने का मतलब जितना ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो फिर एक और भी पॉइंट आएगा कि डेल्टा ज्यादा कब होगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो डेल्टा ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। और जब 3D की जगह 4D में जाएंगे, 4D की जगह 5D में जाएंगे, तो वहां पे भी डेल्टा ज्यादा होगा, क्योंकि वहां तो वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग के जैसा बिहेव कर रहा, तो डेल्टा ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ही होगा। तीसरा, चिलेटिंग इफेक्ट, ये हम लोग बहुत सालों से सीख रहे हैं, अब तो बचपन से, मतलब बहुत साल क्या 2 ही साल हुआ। सो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन एंड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में पहले इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराना चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट के साइड में इंट्रोपी बढ़ाता है। हम लोग सीखे थे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, उस टाइम पे इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर के सेंस तो बस सीखते थे कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी ज्यादा रखता है एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर। फिर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई हुआ, फिर उसके बाद अगला पार्ट आता है जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। सो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होता है एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर, क्योंकि प्रोडक्ट के साइड में एंट्रोपी हाई हो जाता है। सो अगर चिलेशन होगा तो सिंपल सा चीज है, दो अलग अलग लिगेंड के जगह, दो लिगेंड का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। अगर दो अलग अलग लिगेंड की जगह एक ही लिगेंड काम कर गया तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोडक्ट साइड में ज्यादा रहेंगे, तो एंट्रोपी हायर होगा, मतलब चिलेशन बेसिकली स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। चिलेशन के साथ साथ एक और वर्ड होता है जो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। ये कुछ है नहीं, चिलेशन में हम लोग एक रिंग बनाते हैं, मैक्रोसाइक्लिक जैसे EDTA हो गया, EDTA 4 भी कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है, 6 भी शो कर सकता है। सो बेसिकली मल्टीपल रिंग बना सकता है। अभी से 5-6 साल पहले 2017 में बहुत एक खूबसूरत सवाल आया था मेरे सामने, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का, जहाँ पे EDTA को लिगेंड दे रखा था। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोग नॉर्मली लिगेंड्स की बात करते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है जो कार्बन से एसोसिएटेड होता है। EDTA में कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो रिलेट करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत साल पहले देखे थे, कहीं पे कहाँ देखे थे हमको याद नहीं है, वो क्वेश्चन हमको दिखता नहीं है अभी दोबारा बहुत सालों से, बट बहुत ही अच्छा सवाल था कि एक मेटल है उसमें EDTA 6 डेंसिटी शो कर रहा, बताओ इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना निकल के आएगा। सो आप आराम से इस चीज को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एसोसिएट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहां पे मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट आएगा, मतलब मल्टीपल साइकिल बनेंगे तो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट बोल सकते हैं। और क्या है भाई, इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ये सब रट लो, ये सब तो घटिया घटिया चीज है, सब याद होना चाहिए। लिगेंड आइसोमरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म सब याद होना चाहिए, स्टीरियो आइसोमरिज्म भी मालूम होना चाहिए। इसमें कुछ हम नहीं बताएंगे, अगर किसी को सीखना है तो ये सब थोड़ा एक्सटेंसिव टॉपिक है, इसमें टाइम लगेगा। जैसे भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करने लगे तो 20-25 मिनट निकल गया, विभावनाओं में बह गए, बताना नहीं चाहिए था, बट स्टिल वही 2 पार्ट है जिसमें लोगों को मोस्टली दिक्कत होता है, आइसोमरिज्म में दिक्कत होता है। सो आइसोमरिज्म अगर किसी को सीखना है तो हम लेक्चर भेज देंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम कहीं एक्सप्लेन कर रहे थे कुछ 2020 में बच्चे लोगों को। उस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी और ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे जज कर सकते हैं। बट उत्कर्ष सर जो आपको शॉर्टकट बताएंगे काउंटिंग का, उसको याद रखो, वो ज्यादा फास्ट तरीका है। बाकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बाद मेटल कार्बोनिल कुछ करना है इसमें डिस्कशन। हाँ, इसमें एक डिस्कशन करना होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग का। सिनर्जिक बॉन्डिंग इज टोटली बैक बॉन्डिंग। सिंपल सा चीज सोच के देख लो, C डबल बॉन्ड O है, मेटल के पास भी लोन पेयर होता है d ऑर्बिटल में। सो अगर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भेजेगा तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हटाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम लोगों का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आगे भी होगा। एक काम करते इसको अलग कलर से, अरे यार, तो दोनों जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो कार्बोनिल वाले साइड में
सिनर्जिक बॉन्डिंग होने की वजह, सिनर्जिक बॉन्डिंग मतलब सिंपल उसको रेजोनेंस ले लो, कुछ भी नहीं है सिनर्जिक बॉन्डिंग, केवल कहने को सिनर्जिक बॉन्डिंग, हम तो उसको रेजोनेंस बोलेंगे। सो रेजोनेंस होने की वजह से कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, घट जाएगा, पहला चीज। लेकिन मेटल और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, अब इसमें पॉइंट है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा कब होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उतना ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा। अब सवाल फिर ये आता है कि मेटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करेगा। सो मेटल के ऊपर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो अब ये पॉइंट आता है कि मेटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब रखेगा, तो मेटल के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही कम होगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है, मेटल के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही बढ़ता जाएगा। सो अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो फिर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसका मतलब ये लोन पेयर कम डोनेट करेगा, मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग या रेजोनेंस कम करेगा, तो नीचे जो भी कहानी है वो सब कम होगा। लेकिन अगर मेटल के ऊपर या सेंट्रल मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो फिर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग या फिर रेजोनेंस ज्यादा करेगा, तो जितना भी नीचे का कहानी ये ज्यादा होगा। बस इतना ही हम लोगों का छोटा सा टॉपिक होता है। बाकी ये 2-3 मॉलिक्यूल्स याद रखना, जेस सॉल्ट नाम याद रखना, स्ट्रक्चर याद रखना, फेरोसीन नाम याद रखना, स्ट्रक्चर याद रखना, क्योंकि ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा और इनके एप्लीकेशन रियल लाइफ में, जैसे सिस प्लेटिन जो है, इस सिस प्लेटिन वाले पार्ट को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, ये हम लोग के कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। इस एप्लीकेशन को एनसीईआरटी से देख के याद करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब के बीच में कलर का एक पार्ट था जो कहीं हमको दिखा तो नहीं, कहीं तो कलर होना चाहिए, कलर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वेयर इज कलर, यस, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सब कुछ डीडी ट्रांजिशन के ऊपर डिपेंडेंट है, इसी चीज को हम लोग, सब कुछ स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसी को हम लोग डीडी ट्रांजिशन बोला करते हैं। जब हम लोगों के ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग हुआ, ऑर्बिटल्स के स्प्लिटिंग से नीचे अपने पास 3 ऑर्बिटल है और ऊपर 2 ऑर्बिटल है, या उल्टा भी हो सकता है, नीचे 2 ऑर्बिटल है ऊपर 3 ऑर्बिटल है। बेसिकली हम लोगों के नीचे का इलेक्ट्रॉन आराम से ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर से नीचे आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा होगा पहला चीज, जब हम लोग नीचे के इलेक्ट्रॉन को फोटोन देंगे, मतलब लाइट देंगे, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेशन में जाएगा। जब एक्साइटेशन में जाएगा तो ये कलर लाइट एब्जॉर्ब किया, अभी कलर दिखाई नहीं देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन मान लो ऊपर चला गया, अब ऊपर से इलेक्ट्रॉन को अब छोड़ दिया, अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन फिर उठ करके नीचे आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन उठ करके नीचे आया, डी एक्साइटेशन हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर से सीखते आ रहे हम लोग, तो यहाँ से फोटोन बाहर निकलेगा। अगर फोटोन बाहर निकला और अगर वो विजिबल रेंज का पार्ट है तो हम लोग को कलर दिखाई देगा। एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, दिस इज कॉल्ड एज डी ट्रांजिशन। यही चीज हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसमें पॉइंट ये होता है कि जब लाइट एब्जॉर्ब किया, जो लाइट एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देगा, ये हम लोग बचपन से सीख रहे हैं। जो कोई भी सब्सटेंस लाइट एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिख रहा होता है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट होता है, उसमें टोटल कितने कलर होते हैं पता है किसी को? 6 कलर। अरे तो विबग्योरी में 7 कलर है भाई। सर वी और आई साथ में ले लेते हैं। क्या? हाँ सही में? अरे श्योर? हाँ सर 6 ही देखे थे जितना याद है। हमको तो ध्यान है कि ज्यादा कलर होता है, 6 के जगह तो 7 की जगह शायद कितना बनेगा, जब भी बनेगा इक्वल बनेगा ना, 10 होता है शायद कलर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन, येलो। आई नहीं लेते हैं। आई नहीं लेते हैं? हाँ सही बोल रहे। सब कुछ डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर, हम तो आई लेते थे जहाँ तक हमको ध्यान है।
येलो, फिर उसके बाद शायद एक और भी कुछ कलर आता है। हम स्टिल बोल रहे हैं कि हम बहुत साल पहले पढ़ा है, तो ये चार्ट हमको याद नहीं रहता है। हम जिस चार्ट की बात कर रहे हैं उसमें जहाँ तक हमको पता है उसमें 10 कलर होते हैं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, डीडी ट्रांजेक्शन तो बता ही दिया आपको, थोड़ा नेट पे चलते हैं, हमको भी तो कभी कभी कुछ सर्च करना चाहिए। सब आप ही थोड़ी गूगल करेंगे, क्या है भैया, देख लेते हैं एक बार इंटरनेट पे। छः में काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम 6 यूज नहीं किया करते हैं, हम ज्यादा यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर सर्कल, ऐसा कर लें। चलो, अच्छा व्हील बोलना चाहिए तो व्हील यार, 6 तो नहीं दिख रहा है यार, बड़ी सारा कलर दिख रहा है। सर चैप्टर मेंशन कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे 1 2 3 3 3 6 3 9 9 3 12 कलर दिख रहा है, खतरनाक। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिख दीजिएगा। अच्छा ये भी होता है क्या? अरे सर्कल जितना तो से सवाल बन जाएगा उतना ही देखेंगे। नहीं क्लास सारा देखेंगे। 12 भी लिख दीजिए। अच्छा सारा लिख दे, एनसीईआरटी में दिया है डायग्राम। केमिस्ट्री भी लिख दीजिएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट होता है, उसमें सर सारा कलर कलर लिखना थ्योरी क्या खोल मतलब? कीजिए सर। अच्छा अच्छा, ये 6 की बात कर रहे हैं। अबे चौपट लोग, ये तो बहुत कम है, इतना कम थोड़ी होता है यार। इधर क्या लिखा है, कितना कलर दिख रहा है इधर? 1 2, इधर को डबल डबल भी दिख रहा है शायद, है ना? दिख रहा है ना डबल डबल, कहीं कहीं पे नहीं, डबल डबल नहीं दिख रहा, सिंगल सिंगल दिख रहा। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, मतलब थोड़ा थोड़ा बड़ा सोचो, क्या तुम्हें 6 कलर में, 6 कलर से काम चल जाता है, बट थोड़ा तो बड़ा सोचो। ब्लू ग्रीन अलग अलग कलर दिया जाता है, मतलब ब्लू ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन, ये अलग अलग कलर कंसिडर किए जाते हैं। वैसे हम लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दे रखा, तो हम लोग उसमें इंडिगो हटा करके 6 कलर से काम को चला लेते हैं। ब्लू ग्रीन और ऑरेंज रेड ये कलर है, एक और भी कोई कलर होता है, हम नाम भूल रहे हैं। 3 टोटल 10 कलर का चार्ट होता है जो नॉर्मली हम देखा करते हैं। किसी पुराने नोट्स में 1 मिनट रुको, अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं भाई, हमारे पास भी तो पुरानी दुनिया की चीजें पड़ी हैं। जब हम 2020 में इसको पढ़ाए थे लास्ट टाइम को पढ़ा होगा नोट्स, उसमें कुछ तो होगा। केमिस्ट्री कहीं दिख रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अरे दिख ही नहीं रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यस, कुछ कुछ और भी चैप्टर्स के नोट्स पड़े होंगे यार, वो सब लेना पड़ेगा पुराने बच्चों से। ये 2020 के किसी बच्चे का ही नोट्स है, तो इसको भी यूज किया जा सकता है एज रेफरेंस। इसमें बहुत सारे एग्जांपल जो रेलेवेंट है वो सब दे रखा है। यस, ये कितना कलर दिख रहा है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज रेड एंड पर्पल। कितना कलर हो गया टोटल? 10 दिख रहा है ना? अरे मेरा मेमोरी इतना वीक नहीं है सर, ये थोड़ा सा था, ऑरेंज रेड बोल दिए थे, ग्रीन येलो होता है। 10 कलर हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑल्दो ठीक है, आप लोगों को ब्लू ग्रीन और लाइक उसको ब्लू ग्रीन बोलो, ब्लू बोलो, ग्रीन बोलो, एक ही चीज रहेगा। पर्पल नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है, और ग्रीन येलो बोल सकते हैं, उसके बिना ही काम चल जाएगा। एनीवे, इसको हम लोग डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं। ये हम लोग को बेसिक याद रखना चाहिए। किसी को अगर नोट चाहिए तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही सब चीजें यहाँ पे भी दे रखी हैं। स्प्लिटिंग एनर्जी हायर कब होगा, दिस क्या होगा, दैट क्या होगा। मोस्टली ये सारे नोट्स जेडीली, हम जेडीली को ही देख करके, अब हम अपने टाइम पे भी जेडीली से ही पढ़े थे हम, लाइक एनसीईआरटी में चीजें समझ नहीं आ रही थी, एनसीईआरटी में क्या दे रखा, वो मेरे समझ से बाहर था। ठीक है भाई, हाँ ये वही क्वेश्चन का पार्ट है कि किसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग या बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करो, सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा किसमें होगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो खैर, सो बहुत टाइम हो गया यार आज तो। ये हम लोगों के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के डिस्कशन का छोटा सा पार्ट था।
मेरे हिसाब से सब लोगों का सारा चीज क्लियर हो गया होगा, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी कंसेप्ट हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, जो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, एंड क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बट मान के चलो कि मोस्टली क्वेश्चन सॉल्विंग आपसे हो जाना चाहिए। कुछ कुछ एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, उन एक्सेप्शंस को आपको याद ही रखना है। अगर हम आपके जगह होते तो मैंने एक्सेप्शन का एक लिस्ट बना के रखते, नोट्स कॉपी में लिस्ट मिल जाता है नॉर्मली। उन एक्सेप्शंस को आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्शन याद नहीं रखेंगे तो जेनरिक वे में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कुछ गलतियां होंगी। सो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। बाकी किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। बताओ भाई, कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कमांड के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हाँ बोलो। मैरिज्म का लेक्चर डाल दीजिए क्या? पुराना आइसोमेरिज्म का लेक्चर डाल दीजिए अभी तो पुराना वाला। ठीक है, और कुछ? नहीं। चलो ठीक है, क्लास एंड करते हैं आज के लिए यहीं पे।